जय हिंद दोस्तों। और मैं अंडर ट्रेनिंग यूपी कांस्टेबल अनिकेत और मेरा आरपीएफ एसआई में हो गया है। और मैंने कल छोटी सी वीडियो डाली थी तो सबसे ज़्यादा यही कमेंट थे कि कॉन्ग्रेचुलेसन, और उसके बाद कि भैया आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, कौन से टीचर से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। जो भाई बहन हमसे पुराने जुड़े हैं उन लोग को पता ही है, जो नए जुड़े हैं तो यही स्ट्रेटजी बताने का काम है। उसके बाद कभी आगे फ्यूचर में यही है कि पढ़ाना है ऑनलाइन। और जो नए जुड़े हैं वो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका बेनिफिट ही है इसमें। तो मैं आज यही बताऊं कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्टेड हूं और मेरे 96.4 नंबर थे और 91 के समथिंग कट ऑफ गई है। तो आप समझ सकते हो कि 2 डिजिट में रैंक होना निश्चित है, क्योंकि वहाँ पे समझ सकते कि एक एक नंबर पे बहुत फाइट हो रही थी। तो इतना अंदर से फील हो रहा कि अंडर 50 के अंडर तो आराम से रैंक है। उसके बाद देखते हैं जब एकदम से जब स्कोर कार्ड आएगा, उससे और स्कोर कार्ड नहीं, जब वो ज्वाइनिंग लेटर आता है उससे पता चलता भी है कि नहीं इतना पता नहीं। लेकिन पूरी प्रोसेस इसकी ऐसी रही कि पहले रिटर्न एग्ज़ाम हुआ जो मेरा भोपाल में था, उसके बाद रिजल्ट आया और फिर उसके बाद फिजिकल हुआ, उसी के साथ डीवी हुआ था और अब फाइनल लिस्ट आ गई। मेडिकल अभी बाकी है, यानी यूपी पुलिस जैसा सेम प्रोसेस है। मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है कि अगर हार्ड होता जैसे फोर्स में सीपीओ में होता, जैसे एसएससी-जीडी में होता तो उसमें 2-3 गुने बच्चे बुला के हार्ड कर लेते। इसका बिल्कुल ईजी होता, ज़्यादातर 99% रिजल्ट रहता और जिसको आई साइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती वो लेजर वाले चल जाते। तो अपने पॉइंट पर आए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मैं कैसे पढ़ता था और कैसे मैंने कवर किया। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी मेरी रही है कि मेरा कोचिंग पढ़ाना। मेन बात बता रहे हैं, मैं अपने गांव में 15 से 20 लड़कों को कंपटीशन पढ़ाता था मैथ और रीजनिंग, जो कि मेरे लिए इतना अच्छा अंदर से फील आता था कि जिसकी हद नहीं। और वॉइस थोड़ी हो सकती है, आप थोड़ा उसको यानी मैनेज करना, वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था मैथ रीजनिंग, जो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट मैंने खुद से किया था, यानी यूट्यूब से वीडियो देख देख के। और उसके बाद प्रैक्टिस होती रही थी और कोचिंग पढ़ाते टाइम खुद सवाल को समझता था, यानी रात को पूरे समझ लेता था अच्छे से, दूसरे दिन पढ़ाता था। फिर ऐसे ऐसे 4 बैच पढ़ा दिए, अच्छे से ज्ञान हो गया था मैथ और रीजनिंग का। उसके साथ साथ जीके मैंने पढ़ी है खान सर से, पूरी खान सर से पढ़ा हूँ मैं जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पूरा हर एक चैप्टर मैंने खान सर से पढ़ा है। स्टैटिक जीके मैंने नवीन सर की जो नायक सीरीज चली थी वो पूरी कंप्लीट की थी, तो उससे भी बहुत कुछ यानी बेनिफिट हुआ है। और दिन के 6 दिन टेस्ट लगाता था मैं टेक्स्ट बुक से, बाकी संडे को लगाता था RWA से, जो कि रियलिटी है। और सुबह सुबह करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर से। बस ये शेड्यूल था। ना तो अभी तक मैंने 1 रुपये का बैच परचेस किया, ना बस हाँ टेक्स्ट बुक का पास लिया है, क्योंकि उस पर टेस्ट ऐसे नहीं मिलते थे और उससे बहुत बेनिफिट मिला, ये हमें पता है। अब आप बात रियल समझो ना समझो, टेक्स्ट बुक से हमें बहुत बेनिफिट मिला कि हमारी स्पीड इतनी हो गई थी कि जब हमने एग्जाम एसआई का दिया था तो मैथ रीजनिंग के हमने 70 सवाल 1 घंटे में निपटा के बैठ गए थे ऑल। बस उसके बाद हमारे लिए 30 मिनट थे जीके करनी थी, तो जीके लेंथ ही आई थी भाषा से। अगर तुम समझ जाते तो 3 ऑप्शन उसके अलग दिखते थे कि ये नहीं है, एक अपने आप लगता था पॉजिटिव वे में कि हाँ। तो उस वजह से मेरे रियल बात बता रहा है कि 50 में से अगर हम रियल अगर जो 100% देखे जाएँ कि मैं अगर टिक करता तो सही होते, तो वो केवल 15 से 16 क्वेश्चन होते। लेकिन उसके बाद थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन, थोड़ा रिस्क खेलना, ये सब करना, तो उसके बाद मैंने जीके अटेम्प्ट की थी इसकी, यानी आरपीएफ की। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। तो और यानी मायने रखता है एग्ज़ाम में यहाँ करना, प्रैक्टिस करना मायने नहीं रखता, मायने रखता है ठीक है, लेकिन यहाँ स्कोर आना उतना मायने नहीं रखता। तुम एग्ज़ाम हॉल में किस मूड से बैठे हो, वहाँ यहाँ इतने हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते, लेकिन वहाँ पर कई बार पॉइंटों के LCM SCF गलत हो जाते जल्दबाजी में। तो एग्ज़ाम हॉल में किस माइंड से बैठे हो वो मायने रखता है। और भगवान माता रानी की कृपा से 2021 का पहला जीडी क्वालिफाई किया था, तब से जितने एग्ज़ामों में बैठा, एक सिंगल वन एग्ज़ाम में मुझे असफलता नहीं मिली, यानी उनमें निकलता गया। पहले स्टेज के लिए हर एक में क्वालिफाई, किसी में डीवी में यानी उसमें हाइट में रह जाता था, तो किसी में फाइनल में, तो किसी में टाइपिंग में ऐसे रह जाता था। तो कहते नहीं ना कि जब तुम्हारी किस्मत में जो लिखा हो वो जब तक समय नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर मैं आज दरोगा बनने के काबिल हुआ तो पूरा 100 में से 99% क्रेडिट दूंगा खान सर जी को। उसके बाद जो बचा कुचा है RWA को, और उसके बाद सुबह की मॉर्निंग की क्लास है जो, यानी जो मॉर्निंग की क्लास है अपनी कुमार गौरव सर की, उनकी। तो ये सब मेरी स्ट्रेटजी रही। और मैंने ऑफलाइन यानी अपने, मैं जिला ललितपुर का यूपी का हूँ,
तो वहाँ मैंने ऑफलाइन कोचिंग पे भी मॉक टेस्ट लगाने जाता था। तो उन सर का भी बहुत योगदान रहा है कि जो मॉक टेस्ट लगाता था वो यानी अच्छे से समझाते थे कि बेटा मॉक टेस्ट में सवाल सबको आता है करना, लेकिन कम समय में किसको आता है वही बाजी मार सकता। तो मेन बात यही है कि तुम मॉक टेस्ट जितने से ज़्यादा, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल जीके को रिवीजन करना, उसके बाद इतने मॉक टेस्ट लगाना, इतने मॉक टेस्ट लगाना कि सवाल देखते ही आधा सवाल तो माइंड में हो जाए। यानी हमारे ऑफलाइन वाले सर का कहना था कि अगर सवाल में जितना कम पेन उठेगा उतनी जल्दी तुम सफल होगे। सवाल को पढ़ो, देखो, समझ लो, हाँ कम से कम पेन का यूज हो उतने जल्दी होगा सवाल। अब कई लोग कहेंगे कि पूरा सॉल्व यानी सिली मिस्टेक, तो ये सब चीज़ें फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाई। और एक ये रियल बात है कि एक समय मेरी घर की स्थिति ऐसी थी कि कोचिंग के लिए भी पैसे नहीं थे, साइकिल से जाना पड़ता था मुझे। तो समझ सकते हो, साइकिल से ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर, जितने भी मेरे भाई होंगे यानी ललितपुर के, वो जानते होंगे कि मेरा गांव 15-16 किलोमीटर है। और अप्रैल जैसी दोपहरी में 10 बजे वहां से आना, अप्रैल जैसी धूप में साइकिल से जाना और आना, आप समझ सकते हो। तो मेहनत की है। एक समय पर मुझे लगता था, देखो मेरे घर में किसी के भी पास सरकारी नौकरी नहीं, मेरे गांव में भी किसी के पास यानी हैं 1-2 पीआरडी होमगार्ड में हैं, टीचर भी हैं 1-2, यानी वो भी शिक्षा मित्र, बाकी ऐसी कोई नहीं कि कंपटीशन से कोई निकला हो। तो मैं पहला बंदा था अपने गांव से, अपने क्षेत्र से। और ज़िला से मेरे 2 बंदे हैं, मैं हूँ और मेरा एक भाई यानी एक दोस्त था जो मेरे साथ, उसका DBPST था तो, और रनिंग थी, तो यशपाल उसका भी हो गया है। तो यानी एक अंदर से ही मोटिवेशन सा मिलता था कि कुछ करना है, करना है, करना है। फालतू की चीज़ों में पड़ा नहीं, बस एक ही चीज़ है कि जब भी फ्री बैठता था तो बस दिमाग में यही चलता था कि ये समय बर्बाद ना जाए। तो कोशिश यही रही है हमेशा। और ज़्यादातर जब रात को यानी मॉक टेस्ट कब देता था मैं, जे और एक बहुत मायने रखता है कि दिन भर तो मैं पढ़ाता रहता था, लेकिन मॉक टेस्ट देता था रात को 9 बजे के समथिंग, यानी क्योंकि रात को जब नींद आती थी तभी मॉक टेस्ट देने बैठ जाता था मैं। तो ये बात तुम नोटिस भी करना, जितनी चाहे तुम्हें नींद आ रही हो, मॉक टेस्ट खोल के श्रद्धा भाव से खोल के बैठ जाओ। नींद अगर तुम्हें आ जाए तो गारंटी है मॉक टेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद तुम एनालाइज भी कर लोगे फिर भी नींद नहीं आएगी। ये बात तुम नोटिस करना और इसी चीज़ पे अमल भी उतरना। और इसके साथ अब यानी अभी मेडिकल बाकी है, तब तक यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग पे मैं बरकरार रहूँगा। मेडिकल जिस दिन हो जाएगा उस दिन आके यहाँ पे रिजाइन लेटर दे दूँगा और यहाँ से रिजाइन लेकर अब 10-15 दिन अपने घर पे रहूँगा। और वो खुशी का माहौल ही अलग होता है जब घर पे बताया पापा को कि हाँ पापा हो गया। देखो पता तो सबको ही रहता, थोड़ा बहुत घर वालों को, एग्ज़ाम दिया था निकला, यानी पापा को बताया कि पापा हाँ हो गया दरोगा में, तो यानी उनके यानी वीडियो कॉल तो हो नहीं रही थी, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा था कि दिल गदगद होकर खुशी के आंसू निकल आए हैं। तो समझ रहे तुम कि कितना फील होने लगता है घर वालों को। तो ज़िंदगी वो नहीं है कि खुद की जियो, तुम अय्यासी में जियो। ज़िंदगी वो है कि तुम्हें देख के तुम्हारे घर वाले कितने छाती यानी फुला के या फिर छाती चौड़ी करके चल रहे, तो ज़िंदगी वो है। हैं, तुम पर कितना भरोसा हो, तुम उनकी बातों पर कितना उतर रहे हो। भले ही ये सब चीज़ें लगता है कि रिजल्ट आ गया पढ़ने में, देखो भाई मैं वही बंदा हूँ जो 10 में 3 सब्जेक्टों में 23-23 नंबर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं वही बंदा हूँ जो अभी तक एक भी कोचिंग नहीं की और यहाँ तक आया हूँ, ये रियल बात है। और मैं खान सर जी का एक भी बैच नहीं लिया, जितना सब है कुछ टेलीग्राम से मिलते नहीं है यहाँ वहाँ पे फ्री, कुछ यूट्यूब पे, कुछ टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के जो क्लासें चलती रहती थी उन्हीं को लिखता रहता था, उन्हीं को पढ़ाता रहता था, पढ़ता रहता था। तो वो सब चीज़ें की हैं निरंतर। देखो पढ़ाई में जितनी तुम मेहनत करोगे उतने ऊपर तक जाओगे, ये बिल्कुल 100% है। जितनी तुमने मेहनत की, अगर कहते नहीं ना कि एक मजदूर को शाम को मिल जाता पैसा तो वो उतना ही खुशी, जिसको मासिक पे मिलता तो वो और चलता, और जो बिजनेसमैन को सालों में मिलता तो वो और, तो जितने लेट मिलेगा उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेट मिले तो तुम बिल्कुल ढील छोड़ते जाओ। अगर एक चीज़ से फेल हो रहे तो अगला स्टेप इतना अच्छा रखना है कि अगर पिछले में अगर तुम 10% कर पाए तो अगले में 20%, 25% अच्छे से कर पाओ। ये नहीं कि उसको पिछले वाले को रोते रह जाओ। पास्ट अपना भूलो, फ्यूचर को देखो और वर्तमान में जियो। पास्ट अपना भूलो, फ्यूचर को देखो और वर्तमान अपना जियो। कंडीशन सबके साथ ख़राब है, समझ रहे हैं आप। तो ये ऐसा कोई नहीं, हमारा घर मकान कोई ऐसा नहीं हो कि मैं यानी मेरा फैमिली बैकग्राउंड एकदम से कोई नौकर, हमारे सब घर वाले यानी खेती किसानी करते, दादा परदादा सब
हमारे पापा इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, मम्मी हैं 10 पास हैं, उसके साथ बड़े भाई भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हम ही हैं जो हमें लगा था कि करना है। और सबसे ज़्यादा मेरी जीवन पर जो रहा है मेरे दोस्तों का, यानी दोस्तों ने इतना अच्छा राय दी, दोस्त अच्छे मिले। बस मुझे क्या है, मुझे बस एक चीज़ ज़िंदगी में अच्छी मिली, मेरे दोस्त। मैं कभी उनने गलत रास्ते पर जाने ही नहीं दिया। मेरे दोस्त सब मेरे से एज में बड़े हैं, कोई 30 साल, कोई 32 साल। मेरी एज के कोई बाई चांस है कि मेरे दोस्त हों, और मेरी एज के दोस्त मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगड़ना खुद की एज में होता है। जब बड़े रहेंगे, सीनियर रहेंगे, वो समझाते रहेंगे, उनके सामने गलती नहीं करेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। बाकी जिस किसी को भी जो भी डाउट हो, अपना लिखते रहना, लगे रहना। मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।